हेलो लर्नर्स, दिस साइड डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज हम पीजीटी 2021 की सीरीज सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज low protein diet is given to the patients who is suffering from। लो प्रोटीन डाइट किस में देते हैं? माल न्यूट्रिशन, एक्यूट फीवर, जॉन्डिस, लो वेट। माल न्यूट्रिशन में आपका अंडर वेट एंड ओवर वेट दोनों आएगा, तो इसमें लो प्रोटीन डाइट का कोई सेंस नहीं है। फीवर की कंडीशन में हम न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं, तो लो प्रोटीन डाइट इसमें भी नहीं होगा। जॉन्डिस की कंडीशन में हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, क्योंकि लीवर के ऊपर एक्सेस लोड ना पड़े। लो वेट है, वेट कम है, तो इसमें भी हम इंक्रीज करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, इसमें भी हम लो प्रोटीन डाइट नहीं देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? जॉन्डिस। जॉन्डिस में लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर में एक्सेस लोड को डिक्रीज करने के लिए हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं। सो आंसर इज सी। The oldest method of hand printing in textile is, सबसे पुराना मेथड क्या है हैंड प्रिंटिंग का? ब्लॉक प्रिंटिंग। सबसे पुराना मेथड क्या है हमारा? ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, a market where all the sellers sell same items in same price is known as। किसी भी मार्केट में अगर कोई भी सेलर सेम प्राइस में चीजों को दे रहा है, सब कोई भी मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे उसमें बायर हैं, खरीदने वाले भी ज्यादा होंगे, बेचने वाले भी ज्यादा होंगे, पर अगर वहां पे सारे प्रोडक्ट्स का एक ही प्राइस है, मतलब अगर हम शुगर खरीदने जाए तो शुगर का प्राइस सब जगह एक ही है, अगर हम ब्रेड लेंगे तो ब्रेड का प्राइस सेम है, तो उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मार्केट का। मार्केट को हम बहुत तरीके से क्लासीफाई करते हैं, बट बेस्ड ऑन कंपटीशन हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या है? जहां पे सारे सेलर और सारे बायर के बीच में एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर और बायर्स भी ज्यादा होते हैं इसमें। यहाँ पे जो भी सेलर सेल कर रहा है आइटम्स को, वो सेम प्राइस में करेगा, सारे सेलर एक ही सामान को एक प्राइस में देंगे। इम्परफेक्ट में यहाँ पे कंपटीशन परफेक्ट नहीं है, उनके बीच में आपस में परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो रहा है, रियल चीजें नहीं हो रही हैं। किसी ने चीनी दी है 25 में तो कोई दे रहा है 26 में, कोई 27 में, अलग अलग रेट पर दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर बायर्स भी एज कंपेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कम होते हैं। मोनोपोली क्या है? हमने सुना होगा मोनोपोली उसने अपनी क्रिएट कर रखी है। मोनोपोली मतलब उसका एकाधिकार, किसी का भी एक ही जगह का उसका एकाधिकार हो गया है, सिर्फ कोई कंपनी है सिर्फ अकेले वही बना रही है, तो उसकी मोनोपोली हो गई है। तो ये भी आपका कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कंपटीशन ये भी नहीं है आपका मोनोपोली। सो आपका क्वेश्चन में क्या है? अ मार्केट वेयर ऑल द सेलर्स सेल सेम आइटम्स एट सेम प्राइस। तो कौन दे रहा है सेम प्राइस पे? किस मार्केट में हो रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो आंसर विल बी बी। क्लियर? नेक्स्ट, हु कंसीडर्ड एक्सटेंशन एजुकेशन एज द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू द रूरल सोसाइटी। किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन एक मेथड है रूरल पीपल को इम्पार्टिंग नॉलेज देने का, एक यूजफुल नॉलेज देने का एक मेथड एक्सटेंशन एजुकेशन। किसका स्टेटमेंट है? ओपी धामा का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में आता है, तो आंसर इज ए, ओपी धामा। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1986 में। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम कब करते हैं? 15 मार्च को करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कब होता है कंज्यूमर राइट डे? 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर राइट डे मतलब हमारी कंट्री में कब होता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को इंडिया में होता है, हमारी कंट्री में होता है कंज्यूमर राइट डे, और वर्ल्ड में पूरे होता है 15 मार्च को। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में। 1986 में और कौन कौन एक्ट आए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दिया करिए, मुझे भी पता चले आप कितना वीडियो देख रहे हैं। सिर्फ आप व्यूज देख कर चले जाते हैं, लाइक भी किया करिए, मुझे पता चलेगी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कुछ मोटिवेशन मिले मुझे भी। ओके, सो आपका आंसर क्या है? 1986।
1986 में और भी एक्ट्स आए हैं, वो आप मुझे रिप्लाई करके बताइए। Which one is not a soft diet? अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, नॉट अ सॉफ्ट डाइट। नॉट को आप लोग फोकस करिए। अब सॉफ्ट डाइट इसमें से कौन कौन सी है, पहले हम डाइट्स देख लेते हैं। ये आपका टीजीटी में भी डाइट से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप टीजीटी का प्रिपरेशन करें, चाहे पीजीटी का कर रहे हैं, आप दोनों पेपर सॉल्व करिए। टीजीटी की पूरी सीरीज में सॉल्व करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं डाइट, थेरेपेटिक डाइट कितने टाइप की है। क्लियर फ्लूइड डाइट। क्लियर फ्लूइड डाइट क्या है, इसमें हमारा मिल्क यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे बार्ले वाटर, दाल वाटर, वे वाटर। सूप इसमें आएगा बट विदाउट क्रीम मिल्क, उसमें क्रीम यूज होगी तो वो फुल फ्लूइड डाइट में चला जाएगा, क्योंकि फुल फ्लूइड डाइट में क्या है, मिल्क शेक्स, इसमें रेसिड्यू बनता है। तो मिल्क शेक्स, लस्सी, टी, कॉफी विद मिल्क, आइसक्रीम, सूप विद मिल्क इसमें आएगा। सॉफ्ट डाइट हमारी होगी दलिया, खीर, कस्टर्ड, पुडिंग, खिचड़ी, राइप बनाना, ये हमारी सॉफ्ट डाइट हो गई। और रेगुलर डाइट हमारी नॉर्मल डाइट रेगुलर हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच वन इज नॉट अ सॉफ्ट डाइट, तो खीर, पुडिंग, खिचड़ी ये क्या है, सॉफ्ट डाइट है। सूप किस में आएगा आपका, लिक्विड डाइट में आएगा ये, ठीक है, फ्लूइड डाइट में आएगा। अब ये अगर मिल्क यूज हुआ है तो फुल फ्लूइड डाइट है, अगर मिल्क इसमें क्रीम यूज नहीं हुआ है तो क्लियर फ्लूइड डाइट में आएगा, बट ये फ्लूइड डाइट है। तो आपका आंसर क्या है, नॉट अ सॉफ्ट डाइट, तो सूप। आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नोन एज, कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड्स, नन ऑफ दीज। तो आरएनए हमारा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। सेल है ना, सेल में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बना रहा है, प्रोटोप्लाज्म बना रहा है। तो ये आरएनए कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज ए, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, होल ग्रेन सीरियल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन में होता है, कौन सा विटामिन होता है होल ग्रेन सीरियल्स में, विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स में बी प्रेजेंट होते हैं, B1 मेनली B1 प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। होल ग्रेन सीरियल्स में जो खड़े अनाज होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, बी विटामिन प्रेजेंट होता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच वन इज कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसमें क्या कॉमन है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट से प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से इसका कलर, लीव्स का कलर हमारा ग्रीन होता है, पता है। ग्लाइकोजन क्या है, ये एनिमल में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब हमारे पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, फिर जब हमें नीड होती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है, और एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है। स्टार्च क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो, वैसे ही प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। तो क्लोरोफिल प्लांट में है, ग्लाइकोजन एनिमल में है, स्टार्च किस में है, प्लांट में है। और न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ये सेल का पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये दोनों सेल में होता है, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। तो कौन सा कॉमन है, डी, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से और एक्सप्लेन कर दूंगी। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड, अब व्हाइट ब्लड सेल्स का जब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन, हमारे कंट्रोल में नहीं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है, वो कंट्रोल में नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया। आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, यही ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाता है इसमें ब्लड सेल्स का, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स का होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, फिर उसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी और ज़्यादा, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इम्यूनिटी के लिए काम करती है, तो और ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होने लगता है, तो ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। आंसर इज बी। एनीमिया क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन का कमी, एनीमिया। इम्यूनिटी हमको समझ गया, हमको किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में हमें फाइट करना है, हमारी इम्यूनिटी हो गई। हीमोरेजिस क्या हो गया, ब्लीडिंग,
जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग हो गई तो वो हेमोरेज हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? ल्यूकेमिया। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBC इज ल्यूकेमिया। फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ अ हाउस, किसी भी हाउस का इंटीरियर को कौन इफेक्ट करता है? स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, साइट ऑफ हाउस, ए, बोथ ए एंड बी। तो किसी भी साइट ऑफ हाउस किस साइट पर है, वो किस जगह पे, इससे हमें इंटीरियर से क्या मतलब है? इंटीरियर से तो इस बात का मतलब है नहीं, इंटीरियर से तो हाउस के स्ट्रक्चर पे मतलब है ना, किस जगह पे उसके रूम कैसे बने हुए हैं, किस शेप में रूम बने हैं, तो उसका हाउस का स्ट्रक्चर क्या है ये डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा इंटीरियर। तो आंसर इज ए। Which of the following stage of cognitive development is found during the period of birth to 2 years? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी में भी आया हुआ है। मैंने आपसे कहा था वहाँ पे स्टेज का नाम पूछ सकते हैं, ईयर्स पूछ सकते हैं, चेंज कर करके कई तरीके से क्वेश्चन आ जा सकता है। वहाँ पे आपसे दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन आया था, यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो पहले हम समझ लेते हैं, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको आप याद कर सकते हैं निमोनिक के फॉर्म में, सम पीपल कांट फोकस, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर का क्या होता है? 0 से 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल और 11 से अबव आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है? बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ से लेकर 2 साल तक की कौन सी है? सेंसरी मोटर, SPCF। तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से अबव। तो 0 से 2 क्या है? सेंसरी मोटर। तो आंसर आपका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वाइटामिन? वाइटामिन का नाम किस एटम की वजह से, किस एलिमेंट की वजह से दिया हुआ है? तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, पहले एक्सप्लेनेशन। वाइटामिन को हम ऐसे वाइटामिन की खोज फंक ने की थी। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हुज फादर ऑफ वाइटामिन? तो फंक, इन्होंने वाइटामिन की खोज डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी। इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा कि कंपाउंड्स में जो वाइटामिन है इसमें एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, एमाइन NH2, मतलब इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने रख दिया VITAMINE, वाइटामिन। तो इसके ई लगा हुआ था पहले, वाइटल प्लस एमाइन, NH2 की वजह से एमाइन, तो इसको जोड़ के वाइटामिन नाम रख दिया गया। फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने और रिसर्च की तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे कंपाउंड्स में अमाइन ग्रुप नहीं है, तो इन्होंने फिर बाद में ई हटा दिया, ये ई हटा दिया, तो इसका नाम हो गया VITAMIN। तो अब ये वाइटामिन की स्पेलिंग VATIMIN है, पर इसकी स्पेलिंग कहाँ से निकली? वाइटल प्लस अमाइन, अमाइन ग्रुप की वजह से इसको नाम रखा गया था विटामिन इसका। इसीलिए इसमें कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके नॉमेनक्लेचर के लिए? नाइट्रोजन, ड्यू टू अमाइन ग्रुप NH2 N की वजह से। क्लियर? सो आंसर है सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ था कि देखिए आपसे क्वेश्चन आता है, कुछ भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके इर्द गिर्द की आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, DJI मैंने आपको बता चुका है पहले भी ये चीज। DJI क्या हो गया? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। पहला पार्ट हो गया डेडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, DJI। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, इलियम। नेक्स्ट, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव इज अ स्टेप ऑफ। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव किसका स्टेप है? कंट्रोलिंग का, प्लानिंग का, पॉलिसी मेकिंग का, इवेल्युएशन का। पहले हम इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। लुइस ए एलन ने प्लानिंग के स्टेप्स बताए हैं, 7 स्टेप्स बताए हैं। पहला फोरकास्टिंग, फिर डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, प्रोग्रामिंग, स्केड्यूलिंग, बजटिंग, डेवलपिंग प्रोसीजर, डेवलपिंग पॉलिसीज। ये आपके सीक्वेंस लगाने को भी पूछ सकता है। तो डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव किसने बोला है? लुइस ए एलन ने बोला है। किसका स्टेप है? प्लानिंग का। तो इसमें पूछ रहा है कि डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव स्टेप है किसका? प्लानिंग का। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी, प्लानिंग। क्लियर? नेक्स्ट, वेसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज। वेसोप्रेसिन क्या है? ये एक हार्मोन है, इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि डायूरेटिक क्या है। डायूरेटिक का क्या मतलब है? डायूरेटिक एक ऐसा ड्रग है जो कि वाटर के
बॉडी में यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे अगर कभी एडिमा की कंडीशन हो गई या हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हमें जो भी हमारे वाटर को और मिनरल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से रिलीज करने के, निकालने के लिए हम डायूरेटिक देते हैं, डायूरेटिक ड्रग्स देते हैं। तो अब डायूरेटिक वाटर को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी से रिमूव कर रहा है। अब एंटी लग गया तो उसका उल्टा काम कर रहा है, तो ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। कौन करता है? वैसोप्रेसिन। इसी को एंटी डायरेक्टिक हार्मोन बोलते हैं। मतलब ये किडनी में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा कि एक्सेस यूरिन ना प्रोड्यूस हो, मतलब सारा का सारा वाटर हमारा बॉडी से निकल जाएगा। तो ये जाके वैसोप्रेसिन रिलीज होता है और ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करता है। होम्योस्टेसिस की कंडीशन मेंटेन रखता है बॉडी में कि बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से ना निकल जाए, इसलिए एंटी डायरेटिक हार्मोन का ये काम है। वैसोप्रेसिन को क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो आंसर इज बी। एसिड रेन वॉज इन्वेंटेड बाय, एसिड रेन हम देख लेते हैं। एसिड रेन को किसने इन्वेंट किया था? 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। एसिड रेन में क्या होता है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एलिमिनेट होकर एनवायरनमेंट में ऊपर जाते हैं और ये वाटर से, एयर से, ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2SO4 और HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें H2SO4 HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है और ये एसिड के रूप में, मतलब कि रेन में इनके पार्टिकल्स आ गए और रेन हमारी कैसी हो गई? एसिडिक रेन हो गई। तो आपने सुना होगा कि ताजमहल में एसिड रेन की वजह से ताजमहल के पत्थर का रंग कैसा पीला पड़ गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उस एरिया में पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ये सारे एलिमेंट्स ना हो, जिसकी वजह से एसिड रेन ना होने पाए। तो हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत इसका मेजर एलिमेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये बना रहे हैं H2SO4 और HNO3 को। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा, एसिड रेन को इन्वेंट किसने किया है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ, एंगस या एंगम स्मिथ। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये हमने अपनी पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम का। पहले नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम को बता चुके हैं आपको प्रीवियस वाले क्लास में भी, पार्ट 1 में, इसके पीजीटी वाले में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल में। सेंट्रल में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये हमारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शन कर रहा है। वॉलेंट्री कैसे कर रहा है? हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं। इनवॉलेंट्री हम ब्रीथ ले रहे हैं, हम आई ब्लिंक्स हो रही हैं। और पेरिफेरल में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आता है। सोमैटिक में वॉलेंट्री एक्शन होती है, ऑटोनॉमिक में इनवॉलेंट्री एक्शन होती है। तो अब आपसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे इनवॉलेंट्री है। ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो ये तो होगा नहीं। अब हमारा फंसा क्या? सेंट्रल और पेरिफेरल। तो पेरिफेरल में हमारा ये आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल में भी आ रहा है, और पेरिफेरल में हमारा सोमैटिक भी आ रहा है, वॉलेंट्री भी आ रहा है, इनवॉलेंट्री भी आ रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारा दोनों आ रहा है, वॉलेंट्री एक्शन भी है, इनवॉलेंट्री एक्शन भी है। पर आपका बोर्ड ने, जो भी माध्यमिक बोर्ड ने आपका इसका आंसर ए करेक्ट किया है, बट इसका आंसर ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ए भी करेक्ट है और आंसर बी भी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, द डैश इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स फॉर मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। मतलब क्या कह रहा है? सम मतलब उसको हमें टोटल करना है, सेपरेट स्कोर्स का फॉर मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। ये क्या चीज होता है? मीन। पहले हम समझ लेते हैं मीन क्या है। जैसे कि सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके नंबर हैं, किसी भी सब्जेक्ट के उनके नंबर थे, टेस्ट हुआ है, एक पहले बच्चे को 15 नंबर मिले टेस्ट में 20 में, दूसरे को 20 में 20 नहीं, मान लीजिए 25 नंबर का टेस्ट है या 30 नंबर का है, तो पहले को 15 मिले, दूसरे को 20, तीसरे को 25, 19 ऐसे नंबर मिले सबको। तो हमें इसका मीन निकालना है। तो सब
कि क्लास में 10 बच्चों को अलग रखे तो एक एवरेज उनको नंबर क्या मिला, एक उनको मीन नंबर क्या मिला, तो उसके लिए सारे नंबर्स को हम सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे सारे नंबर्स को, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सारे नंबर्स हमने जोड़ लिया, समेशन x 170, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है टोटल, फिर हमने टोटल नंबर्स में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया तो 17 आ गया। ये 17 क्या हमारा मीन है, ये एवरेज है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर फॉर मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। क्या होता है, ये मीन होता है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड होता है। और जब किसी भी हम सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो होती है मीडियन। तो इसमें आपका आंसर क्या है, मीन। क्लियर। नेक्स्ट, द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ है इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP भी बोलते हैं, ये 2 अक्टूबर 1978 में लॉन्च हुआ है। इसका एम क्या है, 15 to 35 ईयर्स के एडल्ट के लिए लिटरेसी प्रोवाइड करना, उनकी साक्षरता दर को बढ़ाना। ये एज ग्रुप भी आपसे पूछता है, तो 15 से 35 साल के एडल्ट के लिए है, उनमें साक्षरता की दर को बढ़ाना। 2 अक्टूबर 1978 को, तो आंसर क्या है 1978 ए। क्लियर। नेक्स्ट, इज अ रेजिस्ट टेक्निक ऑफ डाइंग। रेजिस्ट टेक्निक क्या है आपकी, बाटिक डाइंग। बाटिक में क्या, वैक्स को हम लगा के रेजिस्ट कर देते हैं और बाकी हम फैब्रिक पर डाइंग करते हैं। बट अगर आपका ऑप्शन में बाटिक नहीं होता तब हम टाई एंड डाई पर जाते हैं। टाई एंड डाई भी आप एक तरीके से रेजिस्ट करते हैं, इसमें भी हम करते हैं, बट क्योंकि आपका ऑप्शन में बाटिक दिया हुआ है इसलिए हम पहले बाटिक पर जाएंगे, उसके बाद हम टाई एंड डाई पर जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज सी। तो आपको ऑप्शन को देखकर आपको आंसर को करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है बाटिक नहीं दिया रहेगा तब आप टाई एंड डाई पर जाएंगे। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था कि बाटिक क्यों है, टाई एंड डाई क्यों नहीं है। तो क्योंकि बाटिक ऑप्शन पहले इसलिए हम बाटिक पर जाएंगे, क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वैक्स लगा के रेजिस्ट कर रहे हैं ना डाइंग के लिए, और टाई एंड डाई में उसको टाई कर रहे हैं थ्रेड से, तो पहले हम बाटिक पर जाएंगे उसके बाद हम टाई एंड डाई पर जाएंगे। तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने पार्ट देखा, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखेंगे। कोलन, कोलन को हम डिवाइड करते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, तो इतना आपको नहीं करना, आपको बस कोलन पढ़ना है। सीकम और रेक्टम, सीकम, कोलन, रेक्टम, तो तीनों पार्ट ये है, तो ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। नेक्स्ट, the heart is divided into right and left side by a septum which is composed of myocardium and dash tissue। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, फिर उसके बीच मायोकार्डियम और सबसे अंदर एंडोकार्डियम। हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं हार्ट एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो ये जिस सेप्टम से डिवाइड होता है, जिस चीज से डिवाइड होता है, वो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम का बना होता है। मायोकार्डियम टिश्यू और एंडोकार्डियम टिश्यू का बना होता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, मॉइस्चर टेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन विच फाइबर। मॉइस्चर टेस्ट किस पर एप्लीकेबल है, कॉटन पे और लिनन पर है। तो इसमें आपका ऑप्शन में लिनन नहीं दिया है, कॉटन दिया है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए, कॉटन। अगर लिनन दिया होगा तो लिनन भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, तो आंसर आपका ए। नेक्स्ट, to emphasize on particular object which type of lighting is used, shade lighting, track lighting, indirect lighting, spot lighting। किसी भी पर्टिकुलर चीज पे एम्फेसाइज करना है, हमें फोकस करना है, तो कौन सी लाइट यूज करेंगे। तो हम चारों लाइटों को देख लेते हैं एक बार। ये आपका स्पॉट लाइटिंग, और ये आपने देखा होगा शो वगैरह टीवी में, जो भी आपके म्यूजिकल शो वगैरह, डांस शो आते हैं, ऐसे स्पॉट करते हैं, मतलब हम फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे जो बनता है उसको फोकस कर रहे हैं। शेड लाइटिंग ये हो गई, ये ट्रैक लाइटिंग आपकी हो गई, ये इनडायरेक्ट लाइटिंग हो गई। तो किस लाइटिंग से हम फोकस कर रहे हैं, स्पॉट लाइटिंग से। आंसर इज डी। तो हमारा ये पार्ट खत्म होता है आपका। हमारी सीरीज का ये दूसरा पार्ट खत्म हुआ, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के संग शेयर करिए, और मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये सिलसिला अपना चलता रहेगा पढ़ने पढ़ाने का। अब आपसे नए वीडियो के साथ नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।